हाँ भाई, सभी स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिए। ये इस समय हमारा जो लॉकडाउन का दौर चल रहा है, तो इसके कारण जितनी भी जो हमारी क्लास हैं, जितनी भी क्लासेज हैं, वो सब ऑनलाइन चल रही हैं। तो इसमें जो है, और जब तक ये ऑनलाइन लॉकडाउन चलेगा, जब तक ये ऑनलाइन ही चलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो स्टूडेंट जो है फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो अब सेकंड सेमेस्टर में आए हैं, वो उनसे मैं एक बार फिर भी कहूँगा कि वो अपना फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारियाँ रखें, और उनके एग्ज़ाम लॉकडाउन खुलने के बाद कभी भी कराए जा सकते हैं। साथ साथ उनका ड्यूरेशन सेकंड सेमेस्टर का स्टार्ट हो चुका है, तो अपना सेकंड सेमेस्टर भी वो शुरू कर दें, पढ़ाई शुरू कर दें। और ग्रुप पे जो नोट्स दिए जा रहे हैं और जो लिंक सेंड किए जा रहे हैं, उनसे जो है वो पढ़ते रहें। यानी कि पीडीएफ में भी सेंड किए जा रहे हैं, प्लस उनके जो है ग्रुप में भी सेंड किए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये है कि इनको ये जो है पढ़ते रहिए भाई, ठीक है भाई। तो ये देखिए, ये जो हमारा पेपर था एजुकेशन 4 के नाम से, जो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, और इसमें जो सबसे पहला हेडिंग था शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ। हालांकि ये जो है क्लास में भी मैंने डिस्कस कर लिया है और क्लियर हो गया है मोस्टली स्टूडेंट्स को। जिन स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा दोबारा से थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें। देखिए, सबसे पहले आता है किसी भी चीज़ को हम पढ़ने से पहले उसका अर्थ जब तक हमें पता नहीं होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक हम उसके बारे में नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण होता क्या है। देखिए, शिक्षा का सार्वभौमिकरण मीन्स बोलते हैं एक तरीके से कि शिक्षा का प्रचार प्रसार, इंग्लिश में बोलते हैं इसको यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण, लोकव्यापीकरण और सार्वजनिकरण, ये तीनों एक ही हैं। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो बताया गया है, शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना, ठीक है। यानी कि शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना, ठीक है। यानी किसी भी स्तर का मतलब ये है कि स्तर इसमें कई होते हैं। इसमें प्राथमिक स्तर भी होता है, माध्यमिक स्तर भी होता है, उच्च स्तर भी होता है। प्राथमिक स्तर का मतलब हम जानते हैं, एक तरीके से कहें कि 1 से लेकर 5 तक की एजुकेशन, माध्यमिक में 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन, और उच्च में जो जितनी भी डिग्री क्लासेस की एजुकेशन होती है वो उच्च शिक्षा में आती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो अब इसमें शिक्षा के सार्वभौमिकरण को निम्न कथनों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले एक शिक्षाविद हुए हैं जेपी नायक, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बनाने तथा इसे राष्ट्रीय विकास से संबद्ध करने की आवश्यकता है। शिक्षा को भारत के जनसाधारण के उस वर्ग की ओर उन्मुख करना है जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिससे उनमें आत्मचेतना जागृत हो सके और उनकी उत्पादक क्षमताएं प्रफुटित होकर उन्हें राष्ट्र निर्माण में प्रभावी रूप से सहभागी बनाया जा सके। देखिए, इसमें कहा गया है कि एक तरीके से एजुकेशन को उस वर्ग तक पहुंचाना है, हमको जो है प्राइमरी एजुकेशन को उस वर्ग तक पहुंचाना है कि जिस वर्ग तक व्यक्ति उस तक नहीं पहुंच सकता। एक तरीके सबसे पहले जो इसमें आवश्यकता होती है, जो है पैसे की आवश्यकता होती है पढ़ाई के लिए, और वो एक जो गरीब वर्ग है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे वर्गों को यहाँ पर फोकस किया गया है और उन्हीं को एक तरीके से लिया गया है कि उनकी हमें ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जिससे उनमें आत्म चेतना जागृत हो सके। देखिए, आत्म चेतना का मतलब यह है कि उनके अंदर की जो चेतना है वो जागृत हो सके। देखिए, चेतना का हम मापन जो है पैसों से नहीं कर सकते। हम ये नहीं कहा जा सकता कि एक गरीब में जो चेतना कम होती है या अमीर में चेतना ज़्यादा होती है, इसको पैसों से नहीं आंका जा सकता। ज़रूरत है कि हम उसकी आत्म चेतना को किस तरीके से जागृत करें, और इसमें जो शिक्षा की जो भूमिका होती है वो सबसे अधिक होती है उसको जागृत करने में, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला है, इसमें जो है अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जितने भी मैंने पॉइंट जो पीडीएफ भेजे हैं और इसमें जो मैंने आगे की जो लिखी है उसमें थोड़ा सा अंडरलाइन करते रहें। साथ साथ जितनी भी संविधान के संशोधन आ रहे हैं या संविधान की धाराएं आ रही हैं या डेट जितने भी सन आ रहे हैं, इनको थोड़ा सा जो है कि अंडरलाइन करते रहें। और इसमें आगे देखिए, सन 1976 से पूर्व शिक्षा पर पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था, ठीक है, राज्यों का उत्तरदायित्व था। संविधान द्वारा 1976 में किए गए संशोधन से शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया, ठीक है।
यानी कि 1976 से पहले इस पर जो अधिकार था वो राज्यों का था शिक्षा पर, और 1976 में संशोधन किया गया और उसको वहाँ से हटाकर समवर्ती सूची में, मतलब कहने का ये है कि अब वो केंद्र के अंडर में भी है और राज्य के अधिकार में भी है। ठीक है, दोनों के अधिकारों में ये रहे हो गई है अब जो इस समय। केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय एवं एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ करने का उत्तरदायित्व लिया। इसके अंतर्गत सभी स्तरों पर शिक्षकों की योग्यता एवं स्तर को बनाए रखने एवं देश की शैक्षिक आवश्यकताओं का आकलन एवं रखरखाव सम्मिलित है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत सभी स्तरों पर शिक्षकों की योग्यता एवं स्तर को बनाए रखने, यानी कि जो शिक्षा के सभी स्तर हैं, भले भी इससे पहले मैंने बताया था प्राथमिक स्तर है या माध्यमिक स्तर है या उच्च स्तर पर स्तर है, और उसमें एक तरीके से कहें कि एजुकेशन, मतलब टीचर्स की एजुकेशन क्या होनी है, टीचर को कितनी प्रशिक्षण योग्यता होनी चाहिए, इन सब का जो है मापन इसके अंतर्गत किया जाता है। समय समय पर इसमें बदलाव किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ इस समय बीटीसी के लिए अध्यापकों जो है प्राइमरी एजुकेशन के लिए अध्यापकों की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले इसकी जो क्वालिफिकेशन थी वो इंटरमीडिएट थी, उसके बाद बढ़ाकर उसको बीटीसी कर दिया गया, और बीच में फिर विशिष्ट बीटीसी के नाम से बीएड वाले स्टूडेंट्स को इसमें लगाया गया, बीटीसी 6 महीने का प्रशिक्षण देकर, और अब इसमें कुछ और परिवर्तन कर दिया गया है। अब इसमें टेट, आजकल वर्तमान में हम देख रहे हैं टेट है, और टेट के बाद सुपर टेट की परीक्षा इसमें ली जाती है। तो समय समय पर एक तरीके से क्या है, समय की मांग को देखते हुए इसमें बदलाव इसमें समय समय पर किए जाते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद आगे है, इसमें भारतीय संविधान में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अनुबंध हैं जिनका शिक्षा से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य इस संविधान के लागू होने से 10 वर्ष की अवधि में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से कहें कि शिक्षा जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें अनुच्छेद 45 के अंतर्गत कहा गया है कि राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष की अवधि में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क के अनुसार हर अभिभावक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करेगा। देखिए कुछ जिम्मेदारियां शिक्षकों की हैं और कुछ जिम्मेदारियां अभिभावकों की हैं। अभिभावकों का यहाँ पर कर्तव्य है कि वो अपनी 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद इसमें आता है अगला टॉपिक, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, और ये आता है अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत। इनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और आगे है, इसमें देश तथा समाज के लिए उपयोगी, सुयोग्य एवं उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण करने में शिक्षा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि हम सभी स्टूडेंट जानते हैं, शिक्षा के प्रमुख स्तरों प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर में से प्रारंभिक शिक्षा समग्र शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है। यानी कि चाहे वो एजुकेशन हो, माध्यमिक एजुकेशन हो, चाहे वो उच्च शिक्षा है, और ये इसको व्यक्ति जो है प्रभावी रूप से जब ही ग्रहण कर पाएगा जब उसने प्रारंभिक शिक्षा सही ढंग से प्राप्त की होगी। जब तक उसने प्रारंभिक शिक्षा सही ढंग से प्राप्त नहीं की है, आगे की एजुकेशन को सही ढंग से प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक है भाई, तो इसके लिए आवश्यकता है कि वो प्रारंभिक एजुकेशन को जो है जो सही ढंग से प्राप्त करें, क्योंकि यही जो है सभी एजुकेशन की आधारशिला होती है। इसके आधार पर भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का संकल्प व्यक्त किया गया। लेकिन अब संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़कर बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार में सम्मिलित हो गया है। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद में 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हो गया है। इसके साथ ही देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया है। ठीक है, इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खंड हैं। ठीक है, ध्यान देने की जरूरत है इसमें। इस अधिनियम में 7 अध्याय हैं और 38 खंड हैं। ठीक है, और प्रत्येक
अध्याय के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। इसको डिटेल में भी थोड़ा सा इसमें समझाया गया है। और सबसे पहला इसमें आता है प्रस्तावना रूप। देखिए जैसे हम किसी भी किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग करते हैं, जैसे हमने जो है हमने क्लासेज में जब परीक्षाएं दी या कॉपी में सबसे पहले हमने निबंध लिखना स्टार्ट किया तो सबसे पहले उसमें प्रस्तावना ही आती है। तो यहाँ पर भी प्रस्तावना ही है। तो इसमें जो है स्कूल को परिभाषित करते हुए खंड 2 में 4 प्रकार के स्कूल बताए गए हैं। सबसे पहले आता है सरकार द्वारा स्थापित और नियमित स्कूल, ठीक है। नंबर 2 है अनुदान प्राप्त निजी स्कूल, ठीक है। नंबर 3 है विशेष श्रेणी के स्कूल, जैसे नवोदय विद्यालय आते हैं, केंद्रीय विद्यालय इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और चौथा है अनुदान न पाने वाले स्कूल। देखिए सबसे नंबर 2 पे जो लिखा हुआ है वो है अनुदान प्राप्त निजी स्कूल और नंबर 4 पर है अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल, ठीक है। दोनों में अंतर है, ठीक है ना। इस तरीके से ये इसका प्रस्तावना रूप है। इसके बाद नेक्स्ट जो अध्याय 2 का है वो अगली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थोड़ा सा मैं बच्चों से इतना ही निवेदन है मेरा कि सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं लॉकडाउन के बाद फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं लॉकडाउन के बाद कभी भी हो सकती हैं। तो अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की जो पढ़ाई है उसको रेगुलर रखें और साथ ही साथ तुम्हारा ड्यूरेशन स्टार्ट हो चुका है तो सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई भी जारी रखें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।